कल हम लोग जो है कक्षा 10 विज्ञान में भौतिक विज्ञान इकाई 3 अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन वीडियो भाग 5 में पढ़े और समझाए। आप लोगों ने भी देखा कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार का बनता है। तो आप लोगों ने देखा कि 2 प्रकार का बनता है, वास्तविक और आभासी। आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं। कल ये भी बताया था कि जैसे देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक उदाहरण दे करके कि मध्याह्न में हम लोगों का प्रतिबिंब छोटा हो जाता है। मध्याह्न मतलब दोपहर में जब सूर्य ध्रुव पर होता है, उत्तरी ध्रुव पर, लेकिन सुबह और शाम प्रतिबिंब जो है बहुत बड़ा होता है। तो सोर्स ऑफ लाइट का इसको बहुत महत्व है। यहाँ गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के मुख्यतः 3 नियम बताए गए। कितने नियम? 3 नियम। आपको अपवर्तन भी बता दिया है, परावर्तन भी बता दिया है। प्रकाशिक उपकरण में समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यहाँ हमने 2 दर्पण लिया है। समतल दर्पण का तो बता ही दिया है, उसमें 100% आभासी बनता है प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, जिसके 3 नियम हैं। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। आइए सबसे पहले पहले नियम की चर्चा करते हैं कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, क्या गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर होगा पैरेलल, अर्थात रेल की पटरी समझिए, जैसे उसमें दूरी जो है कहीं घटती बढ़ती नहीं है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? ये किरण आपकी जो है आपतित किरण, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आकर के गिर जा, आपतित किरण है। और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये आपतित किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर के जाता है? मुख्य फोकस से होकर जाता है। या फिर जो है देखेंगे तो उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ। अगर मुख्य अक्ष के नीचे आपका मुख्य अक्ष है, की वक्रता केंद्र है, यह फोकस है, की ध्रुव है, तो बता चुका हूँ M1 M2 दर्पण है और ये M1 से M2 तक अपेचर यानी द्वारक है दर्पण की ऊंचाई। तो यहाँ आपतित किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर आकर के दर्पण पर जो है आपतित होती है, तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात फोकस से परावर्तित हो जाती है। ये पहला नियम है, परावर्तित हो जाती है या मुख्य फोकस से। आप यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में देखिए, यहाँ तो परावर्तित हो जाती है, यहाँ प्रतीत होती है, महसूस होती है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आपतित तो हुई और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात, देखिए कहाँ से? वक्रता केंद्र से। आपको कहाँ हो रहा है किरण का? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, या वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली
दूसरे फिगर में देखिए, इसको इसको दिखाते हैं। या वक्ता केंद्र की ओर जाने वाली परावर्तन के पश्चात दर्पण से जब किरण जो है परावर्तित होती है, तो परावर्तन के पश्चात पुनः जो है अपने ही मार्ग पर क्या होती है, वापस हो जाती है। इससे यह स्पष्ट हो गया है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जब प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्ता केंद्र पर ही वापस हो जाती है। तीसरे नियम में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, क्या मुख्य फोकस से जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, जैसे कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित हो रही है। देखिए अवतल दर्पण में मान लीजिए ये प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित हो रही है। देखिए मुख्य फोकस से आपतित हो रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात यह मुख्य अक्ष के समानांतर अपवर्तित हो जाती है। यह मुख्य अक्ष के समानांतर जो है क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। देखिए तीसरे नियम में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये आपकी किरण है, कौन सी किरण है, आपकी ज्योति का निशान दिखा रहे दर्पण की तरफ, ये आपकी किरण है। जैसे अवतल दर्पण में है, ठीक इसी तरह उत्तल दर्पण में भी जब मुख्य फोकस, क्या देखिए यहाँ कैसे कल्पना करिए जरा, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के, जैसे यहाँ प्रकाश की किरण जो है फोकस की ओर जाने वाली या जा रही हो, ये पुनः जो है मुख्य अक्ष के समानांतर जो है परावर्तित हो जाती है। तो बच्चों इनमें से कोई दो नियम हमेशा दिया जाता है। तीन है, एक तो है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। दूसरा है वक्ता केंद्र से जाने वाली या वक्ता केंद्र से होकर आपतित होने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर यानी वक्ता केंद्र पर ही वापस हो जाती है या वापस होती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। अवतल में तो वापस स्पष्ट दिख रहा है। तीसरे नियम में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर के जाने वाली जितनी भी किरणें होंगी वो सभी जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो बच्चों जो तीनों नियम जो आपने देखा अभी कि उत्तल और अवतल दर्पण के जो तीनों नियम बताए, एक तो बताया कि मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती हैं, दूसरा बताया कि वक्रता केंद्र पर आती है, और तीसरा बताया तो मुख्य फोकस से होकर के जाती है। तीनों नियम आप लोगों ने पढ़ लिया। अब उन्हीं तीनों नियमों में से इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, कुछ उदाहरण तौर पे समझा रहे हैं। क्या इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बनने की 6 स्थितियां हैं। अवतल दर्पण में 6 स्थिति है
और उत्तर दर्पण में 3 है। तो आइए पहले इन 6 को देख लिया जाए क्या है कि, और ये 6 हैं क्या, वस्तु को कहाँ रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये इसकी जानने के लिए इसके लिए 6 कंडीशन दिए गए हैं। पहली स्थिति है अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। यह जो है वस्तु ए और बी कहाँ है, अनंत पर है। अब इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, ठीक, एक तो इसके आधार बिंदु से होकर के प्रकाश की किरण आ जाती है, परावर्तन के पश्चात स्थिति पर वापस हो जाती है। दूसरी जो है बीटी मुख्य अक्ष एपी के समानांतर आती है और मुख्य फोकस से गुजर जाती है, अर्थात दोनों जो है इसको मुख्य फोकस पर ही काटते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, बिंदुवत बन रहा है और उल्टा बन रहा है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। दूसरा फिगर देखिए, पहले में तो आपने देखा बिंदुवत है, वस्तु अनंत पर है, दूसरे में अनंत और वक्रता केंद्र की क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ इसकी देखिए ए डैश और बी डैश अनंत पर। आप लिखना चाहें इसको लिखिए वस्तु यहाँ फिर से ध्यान देंगे कि ये सारी यहाँ जो है ये डैश बी डैश में जब वस्तु जो है अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब जो है यहाँ बिंदुवत और मुख्य फोकस पर ही बनेगा, जो है बिंदुवत उल्टा वास्तविक मुख्य फोकस पर ही बनेगा। और दूसरी कंडीशन है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में होगी, वस्तु ए बी बीटी जो है एक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात देखिए यहाँ एफ और पी के बीच से निकल जाती है, और बी जो है पुनः इसके आधार बिंदु ए से एक किरण जो है ऊपर तो जाती है, सीधे वक्रता केंद्र से द्वितीय होकर आ जाती है। इसमें जो है प्रतिबिंब यहाँ देखिए ये प्रतिबिंब इसका ए डैश और बी डैश वस्तु से छोटा मुख्य फोकस और ध्रुव पी के बीच में बनता है। तीसरी से जब वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है। ए और बी वस्तु जो है कहाँ है, वक्रता केंद्र पर है। यहाँ बीडी पानी किरण देखिए बीडी मुख्य अक्ष सीपी के समानांतर पी से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकल जाती है, और दूसरी किरण जो है मुख्य फोकस से जाकर के समानांतर हो जाती है, और इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जब वस्तु सी पर हो अर्थात वक्रता केंद्र पर हो, तीसरे फिगर में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। ये आपकी वस्तु है और यह जो है प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ए डैश और बी डैश वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। चौथी कंडीशन में देखिए, चौथी अवस्था वस्तु जो है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, ए और बी। ये बी आपतित किरण है, आपतन के पश्चात परावर्तन में मुख्य फोकस से चली जाती है, और दूसरा जो है मुख्य फोकस से आता है तो परावर्तन के पश्चात दोनों अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में घटते हैं। यह जो है वस्तु है आपकी और यह क्या है,
प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश। यहाँ देखिए वस्तु से बड़ा वास्तविक और उल्टा बन रहा है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। पांचवी कंडीशन देखिए, जब वस्तु कहाँ है, मुख्य फोकस पर है। जब वस्तु मुख्य फोकस पर है, इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कब, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होगा। और छठी कंडीशन देखिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। हाँ होगा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होगा, इसका जो है वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण से पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। क्लियर हो गई। अब आगे देखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। जैसे समतल दर्पण का आपने देखा ही, समतल दर्पण में जो है अगर अपना प्रतिबिंब देखना है तो अपने प्रतिबिंब की आधी वस्तु की जो है ऊंचाई होनी चाहिए। लेकिन अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, नोट कर लीजिए। अवतल दर्पण का उपयोग स्वयं चेहरे को देखने के लिए, शेविंग करने के लिए, डॉक्टरों के द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, नाक, कान और गले की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी इसका अवतल दर्पण का प्रयोग सीधी सी बात है कि छोटी वस्तु साफ और स्पष्ट आपको दिखाई देती है। इसका प्रयोग टार्च, जो हम आप अपने घरों में लाइट का उपयोग करते हैं, टार्च देखिए, उसमें जो है प्रकाश धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फैलता जाता है। इसका टेबल लैंप को हम प्रयोग करते हैं और इसको सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने की कैसी स्थितियां होती हैं। आज बस इस वीडियो में